नवजोत सिंह सिद्धू को अब ये लगने लगा है कि अपने पद से इस्तीफा देना उनको भारी पड़ने वाला है, इसलिए अब वे अपने पैर वापस खींचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले रजिया सुल्ताना ने मंत्री पद से दिया अपना इस्तीफा वापस लिया और अब बारी नवजोत सिंह सिद्धू की है। लेकिन सिद्धू ये चाहते हैं कि इस्तीफा वापस लेने के लिए एक ठोस तर्क तो होना ही चाहिए। अब ये काम हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल करेंगे ताकि सिद्धू की इज्जत भी बची रहे और इस्तीफा भी वापस हो जाए। इसी वजह से सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया, जहां उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से होगी। वेणुगोपाल और हरीश रावत से सिद्धू की मुलाकात को उनके इस्तीफे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। सिद्धू ने पिछले महीने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में नियुक्तियों और कैबिनेट में फेरबदल से नाराज होकर ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया था। एआईसीसी महासचिव और पंजाब के पार्टी प्रभारी रावत ने कहा कि सिद्धू उनसे और वेणुगोपाल से राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात करेंगे और पार्टी की राज्य इकाई से संबंधित संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करेंगे। रावत ने ट्वीट कर कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू 14 अक्टूबर को वेणुगोपाल जी के कार्यालय में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से संबंधित कुछ संगठनात्मक मामलों पर चर्चा के लिए मुझसे और वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। एआईसीसी ने सिद्धू के इस्तीफे पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि चन्नी और राज्य के कुछ नेताओं ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने की भी कोशिश की है। सिद्धू ने 2 अक्टूबर को एक ट्वीट करते हुए इशारों ही इशारों में कहा था कि गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे। पोस्ट या नो पोस्ट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा था कि सभी नकारात्मक ताकतों को मुझे हराने की कोशिश करने दें, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के हर ओर से पंजाब को जीत मिलेगी। पंजाबियत की जीत होगी और हर पंजाबी की जीत होगी। सिद्धू ने इससे पहले पार्टी विधायकों और नेताओं की कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक ढांचे को लेकर बैठक की थी और विचार विमर्श किया था। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए निकाय के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अभी बाकी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कड़े विरोध के बावजूद जुलाई में सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा पूरी कोशिश इस बात की कर रही हैं कि कांग्रेस को यूपी में कम से कम इस लायक तो बना ही दिया जाए ताकि दूसरी पार्टियां उससे गंभीरता से ले सकें। इसके लिए प्रियंका वाड्रा ने लखीमपुर के बहाने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, लेकिन जिस लखीमपुर को लेकर प्रियंका वाड्रा ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया, वहां किसानों ने उन्हें मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया। दूसरी ओर बड़ी बात ये कि यूपी के नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला अब तक बंद नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका वाड्रा कांग्रेस को सुधार रही हैं या बिगाड़ रही हैं। ताजा मामला आचार्य प्रमोद कृष्णन का है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस में खास तौर से प्रियंका वाड्रा के करीबी माने जाते हैं और अक्सर वे प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस की अध्यक्ष बनाने तक की पैरवी किया करते रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से राजनाथ सिंह के मुकाबले चुनाव लड़ने वाले प्रमोद कृष्णन अचानक शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन यात्रा के दौरान साथ दिखे। माना जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस को कई झटकों के बाद अब एक बड़ा झटका लगने वाला है। इसके पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद राजा राम पाल कांग्रेस का साथ छोड़कर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए। प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की जमीन तैयार करने में जुटी हैं। किसान न्याय रैली से लेकर किसानों की शोक सभा में शामिल हो रही हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विपक्षी दलों में शामिल हो रहे हैं या फिर उनके रथ पर सवार होकर पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। प्रियंका विपक्षी दलों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसके साथ ही किसानों के हक की लड़ाई लड़कर यूपी और पंजाब के किसानों की सहानुभूति ले रही हैं, लेकिन वे अपनी ही पार्टी के नेताओं को सहेज कर नहीं रख पा रही हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश की तरफ से गठबंधन के संकेत नहीं मिल रहे हैं। शिवपाल सिंह ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से भेंट की। प्रमोद कृष्णम ने शिवपाल सिंह यादव को गदा भेंट किया। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम शिवपाल सिंह यादव के सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पर सवार होकर निकल पड़े। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए मेनका गांधी, वरुण गांधी सहित कई नेताओं की जगह दूसरे नेताओं को शामिल किया। इस बात से कांग्रेस इतनी खुश हो गई कि मानो उसकी किस्मत का सितारा ही जाग गया हो। बिना किसी संकेत या किसी इशारे के कांग्रेस ये मान बैठी है कि अब तो वरुण कांग्रेस में ही आएंगे। इसी खुशी में प्रयागराज में कांग्रेसी नेताओं ने तो सड़क पर पोस्टर्स तक लगवा दिए और वरुण की तस्वीर के साथ ये भी लिख दिया कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। लेकिन कांग्रेस के लिए सुख भरे दिन आए नहीं। वरुण गांधी ने कांग्रेस के इस जोश को महज 3 शब्दों में हवा कर दिया। वरुण गांधी ने कहा कि ये सब अफवाह है। इससे पहले उनकी मां मेनका गांधी ने कहा था कि मैं बीजेपी में ही ठीक हूं। प्रयागराज में कांग्रेस के नेताओं द्वारा एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर कांग्रेस के प्रयागराज के सचिव इरशाद उल्लाह की ओर से लगाया गया है। पोस्टर में वरुण गांधी के साथ सोनिया गांधी की तस्वीर लगी है और दुख के दिन बीते रे भैया लिखा है। इससे पहले अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में 2 दिवसीय दौरे पर जब मेनका गांधी आई तो उन्होंने कहा, मैं 20 वर्ष से भाजपा में रहकर संतुष्ट हूं। कार्यकारिणी में न होने से किसी का कद कम नहीं हो जाता। मेनका गांधी ने आगे कहा कि कार्यकारिणी में और भी वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिली है और नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। मैं अपने कार्यों के प्रति सजग हूं और अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करना मेरा पहला धर्म है। उनके दिलों में मुझे स्थान मिले ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शत्रुघ्न सिन्हा गए थे तो बहुत हंगामा हुआ था। सिचुएशन के हिसाब से लोकेशन बदलना शत्रुघ्न सिन्हा को महंगा भी पड़ा, क्योंकि बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद कांग्रेस ने भी उन्हें किनारे ही लगा दिया। सो सियासत करने के लिए बेकरार शत्रुघ्न सिन्हा को शाहरुख खान के नशेड़ी बेटे के बहाने एक मौका मिल गया तो वे फिर से शुरू हो गए और शाहरुख खान और उसके बेटे के सपोर्ट में सामने आ गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि ये उनका धर्म है जो रास्ते में आया है, पर कुछ लोग इस विषय को इस्तेमाल करने लगे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जो कोई भी भारतीय है वह भारत माता का बेटा है और सभी संविधान के अधीन बराबर हैं। शाहरुख खान सबसे बड़ी वजह हैं जिनके लिए उनका बेटा टारगेट किया जा रहा है। और भी नाम हैं जैसे मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, पर उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब दीपिका पादुकोण पर फोकस किया जा रहा था, जबकि और भी नाम थे लेकिन दीपिका पर ही फोकस था। इस बार वे आर्यन खान के साथ खेल रहे हैं क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है और उन्हें एक्टर के साथ समझौता करने का मौका मिल गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर बॉलीवुड का कोई शख्स इस मामले पर कुछ कहता है और उसके जो नतीजे होंगे उस पर सरकार कुछ कर पाएगी। इस तरह के केसेस में हमारे लोगों को चोट पहुंची है, घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसलिए वे कुछ कहने से बचते हैं। जब आप कास्टिंग काउच या ड्रग्स पर बात करते हैं तो आप उस इंडस्ट्री में लोगों की तादाद से उन्हें जज करते हैं। आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रही क्रूज में ड्रग्स पार्टी से पकड़ा था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वक्त ज्यादा नहीं बीता जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार ने मिलकर ये ऑक्सीजन की कमी को लेकर हंगामा खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जांच हुई और ये साफ हो गया कि ये सब एक सुनियोजित तरीके से फैलाई गई अफवाह थी जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने सियासी फायदा उठाने के लिए उड़ाई थी। अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और उनके भोंपू बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा रहे हैं। दिवाली में दिल्ली को अंधेरे का डर दिखा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की तरफ से फैलाई गई अफवाह का एनटीपीसी ने करारा जवाब दिया है।
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं कि राजधानी को उसके कोटे की आधी बिजली ही सप्लाई हो रही है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सीईओ गणेश श्रीनिवासन ने भी कहा कि छोटे ब्लैकआउट्स होंगे ही, क्योंकि दिल्ली को सप्लाई करने वाले पावर प्लांट्स में कुछ दिन का ही कोयला है। इन दावों के उलट केंद्र सरकार ने जो तस्वीर सामने रखी है, उसके मुताबिक दिल्ली में पिछले 15 दिन से बिजली की कोई कमी नहीं है। साल भर में 85% समय के लिए एनटीपीसी को पूरी बिजली सप्लाई करनी होती है, लेकिन ऐसा एक वक्त पर सभी प्लांट्स के लिए नहीं किया जा सकता। आमतौर पर एनटीपीसी दिल्ली को करीब 4000 मेगावाट बिजली देता है, लेकिन अब वह इसका आधा भी सप्लाई नहीं कर पा रही है। अब एनटीपीसी का कहना है कि दिल्ली को उसने जितनी बिजली मुहैया कराई, डिस्कॉम उसका केवल 70% का ही शेड्यूल कर पाए, यानी 30% बिजली सरप्लस रही। 1 से 11 अक्टूबर के बीच एनटीपीसी की अलोकेशन और दिल्ली के डिस्कॉम के बीच का गैप प्रतिदिन 549 मेगावाट रहा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच के आंकड़े जारी कर बताया कि पिछले 15 दिन में दिल्ली के भीतर बिजली की कोई कमी नहीं थी। ये जैन और टाटा पावर के सीईओ के दावों के ठीक उलट है। बिजली बनाने वाली कंपनीज ने रोज दिल्ली की मांग पूरी की। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के आंकड़े ये बताते हैं कि 1 से 11 अक्टूबर के बीच दिल्ली को जितनी बिजली मुहैया कराई गई, केजरीवाल सरकार ने उसका सिर्फ 70% ही इस्तेमाल किया। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा कि देश में ऊर्जा का संकट है और केंद्र सरकार को इसे एक समस्या की तरह लेना चाहिए। मंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार ज्यादातर बिजली एनटीपीसी से खरीदती है, मगर उसने अपने प्लांट्स पर उत्पादन में 50% की कटौती कर दी है। जैन का कहना है कि समझौते के अनुसार 5 अक्टूबर को दिल्ली से सबसे ज्यादा 5349 मेगावाट बिजली की डिमांड हुई। उसी दिन सबसे ज्यादा बिजली 1124 मिलियन यूनिट्स का इस्तेमाल भी हुआ। मतलब साफ है कि कई राज्यों के चुनाव के पहले केजरीवाल बिजली संकट की गलत तस्वीर पेश कर अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को छठ पूजा पर लगी रोक हटाने की चेतावनी देते हुए आंदोलन का ऐलान किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ऐलान किया कि पार्टी भव्य छठ पूजा के लिए इंतजाम करेगी और पार्टी शासित तीनों नगर निगम इसकी व्यवस्था करेंगे। दिल्ली में बीजेपी के पूर्वांचली चेहरे मनोज तिवारी तो पूर्वांचलियों की राय लेने के नाम पर रथ यात्रा भी शुरू कर चुके हैं। शुरुआत में दिल्ली सरकार अपने रुख पर अड़ी रही। छठ पूजा पर रोक हटाने की विपक्ष की मांग को सीएम केजरीवाल ने गंदी राजनीति कहकर खारिज कर दिया, लेकिन मुद्दा गर्माता देख उसकी चिंता बढ़ गई। राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने चालाकी दिखाते हुए गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को खत लिखकर दिल्ली में छठ पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी करने की मांग की। गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में मंदिरों, तालाबों, नदियों या जलाशयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा नहीं मनाई जा सकेगी। पिछले साल भी कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा नहीं हुई थी। उसी गाइडलाइंस में दशहरा और रामलीला को शर्तों के साथ इजाजत दी थी। एक त्योहार को इजाजत और एक त्योहार पर बैन ऐसी चीज है जो शायद ही पूर्वांचलियों को रास आए। यही वजह है कि बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं की और केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र के पाले में गेंद डालने से भड़के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तल्ख लहजे में खत लिखा। तिवारी ने आरोप लगाया कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है, वरना सितंबर में बैन लगाने के ऐलान के पहले ही केंद्र से गाइडलाइंस की मांग करती। केजरीवाल को लिखे खत में तिवारी ने कहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप लगातार हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते रहे हैं और दिल्ली में आप कट्टरपंथी मुस्लिम तुष्टीकरण के दोषी हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर इस प्रकार से हिंदू विरोधी रुख अख्तियार करना आपको शोभा नहीं देता है। आपके कारण इस पद की गरिमा भी धूमिल हो रही है। दिल्ली में छठ पूजा पर राजनीति की वजह पूर्वांचलियों की अच्छी खासी तादाद है। राष्ट्रीय राजधानी में इनकी तादाद करीब 25 से 30% है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी इनकी नाराजगी मोल लेने का जोखिम नहीं उठा सकती। केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते हैं और इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत भी करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में उनके खेल को बीजेपी ने बुरी तरह से खराब कर दिया।
छठ पूजा की इजाजत देने की जगह केजरीवाल इस मामले पर सियासत करने लगे। यही वजह है कि बीजेपी के साथ केजरीवाल की ठन गई। केजरीवाल की सरकार के द्वारा सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर लगे प्रतिबंध को लेकर बीजेपी इस बात को लेकर आपे से बाहर है। असल में दिल्ली में यूपी और बिहार के लोग बड़े पैमाने पर छठ पूजा मनाते आए हैं। अगर केजरीवाल की सरकार पूजा करने की आजादी नहीं देगी तो मजबूरन लोगों को पूजा के लिए अपने अपने घर लौटना होगा। बीजेपी ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया और इस दौरान सांसद मनोज तिवारी को चोट भी आई। दबाव बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को खत लिखकर केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। जवाब में मनोज तिवारी ने केजरीवाल को खत लिखा और उन्हें हिंदू भावनाओं के सम्मान की नसीहत दी है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 30 सितंबर को दिल्ली में कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।